Good morning, students. In the last class, we have started a new chapter, that is rural development, in which we have studied what is the meaning of the rural development, what are the different keys or issues, challenges in the rural development, in which we have studied development of the infrastructure, land reform, development of human resources, alleviation of the poverty. Now, the next one is development of the productive regions of each locality. Okay, so we need to recognize and then develop productive resources of each locality so that available resources can be utilized to the optimum. Opportunities of the investment and employment in farm areas and non-farm areas such as food processing can be enhanced. Better and affordable access to the healthcare, sanitation facilities, and at workplaces and homes should be provided along with education for all for the rapid rural development. Okay, so we need to recognize and then develop the productive resources of each locality. ठीक है, हर एक लोकेलिटी की नीड अलग है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी जो लोकेलिटी जहाँ पे मैं रह रही हूँ, वहाँ पे हो सकता है प्रॉपर रोड नहीं हो या प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हो. और अगर हम दूसरे एरिया से कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे ये दोनों की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे लाइट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है. तो हर एक लोकेलिटी की क्या करना है, हमको नीड को समझना है कि उनकी नीड क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको वो सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना है. ओके, सो इन दैट केस अवेलेबल रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज टू दी ऑप्टिमम. जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, मीन्स ऐसा तो है नहीं कि वाराणसी में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि वाराणसी में रोड ही नहीं बनी है, ऐसा नहीं है. तो उस एरिया में क्या है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है. मीन्स जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है. और मेरी एरिया में अगर रोड नहीं कंस्ट्रक्ट है तो प्रॉपरली रोड बनवाना है. सो पहले व्हाट वी हैव टू नो कि हमें नीड किसकी है. ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, वो डिफरेंट लोकेलिटी की डिफरेंट नीड को समझे कि वहाँ पे ज़रूरत क्या है, अकॉर्डिंग टू डैट वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हों. अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन फार्म एरियाज एंड नॉन फार्म एरियाज सच एज फूड प्रोसेसिंग कैन बी इन्हांस्ड. ओके, सो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है इन्वेस्टमेंट करने की एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट इन फार्म एरियाज़ एंड नॉन फार्म एरियाज़. बेसिकली फार्म एरियाज़ में क्या कि हम कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं इन द फार्म, मतलब इन द लैंड. नॉन फार्म एरियाज मीन्स जो हम लोग फिशरीज़ के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेरिकल्चर, दीज ऑल आर दी नॉन फार्म एरियाज. मीन्स वो लैंड से रिलेटेड नहीं है. तो ये सारे क्या है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया. तो ये these all are the non-farm areas. We will studies all these topic also. So opportunities किसकी है कि investment and employment कि हम opportunities provide करें कि more and more we can do the investment, government can do the investment, as well as they can provide the employment in the farm and non-farm areas such as food processing can be enhanced. So it is up to the government so that they can provide the, or they can invest the money, the fund into the, basically in the they can invest more and more money, as well as they can provide employment opportunities in the farm as well as the non farm areas. बेटर एंड अफोर्डेबल एक्सेस टू दी हेल्थ केयर. ठीक है, जो भी बेटर और अफोर्डेबल एक्सेस टू दी हेल्थ पे क्या है, एक प्रॉपर बेटर फैसिलिटीज़ हो और अफोर्डेबल हो. मीन्स ऐसा नहीं कि वो जो विलेजर है वो क्या है, वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता. नहीं, वो क्या हो, अफोर्डेबल हो. एज वेल एज सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एट द वर्क प्लेस, जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे भी क्या हो, सैनिटेशन की फैसिलिटी हो. ठीक है, नहीं कि वो काम कर रहे हैं और बगल में एकदम गार्बेज पड़ा रखा है. नहीं, वहाँ पे क्या हो, सैनिटेशन की फैसिलिटी हो. होम शुड बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द एजुकेशन फॉर ऑल. क्या है कि होम भी उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए with the need or with the motive as well as different kind of functions also, that is
एजुकेशन फॉर ऑल, यही नहीं कि उन्हें होम प्रोवाइड कर देना उन्हें रहने को, बट एक उनके जो भी बच्चे हैं, चिल्ड्रेन हैं, उनके लिए एजुकेशन फॉर ऑल जो है, जो स्कीम चल रही है गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें भी उनका क्या होना चाहिए, इनरोलमेंट होना चाहिए कि वो भी एजुकेशन को ले. सो इट वॉज ऑब्जर्व्ड in an earlier chapter that although the share of agriculture sector's contribution to GDP was on decline, the population dependent on these sector did not show any significant change. Further, after initiation of the reform, the growth rate of agriculture the earlier years decline in the public investment since 1991, adequate infrastructure, lack of alternate employment opportunities in the industry or the service sector, increasing casualization of the employment, etc., further impede rural development. The impact of these phenomenon can be seen from growing distress witnessed among the farmers across the different parts of the India. ओके, सो इट वॉज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो एग्रीकल्चर का शेयर है इन दी कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, वो क्या है, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का वो डे बाय डे डिक्लाइन हो रहा है. बट जो डिपेंडेंसी है ऑन दी एग्रीकल्चर वो क्या आ रहा है, वो डिक्लाइन नहीं हो रही है. ठीक है. सो आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द रिफॉर्म, जो रिफॉर्म्स हैं उनमें इनिशिएशन के बाद द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिसेलरेटेड टू अबाउट 3% पर एनम. ठीक है. जो रिफॉर्म आया आपका 1991 में, उसके बाद जो भी एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो क्या है, वो एवरी ईयर क्या है, वो 3% पर एनम वो डिक्लाइन होता चला जा रहा है. ड्यूरिंग दी 1991 टू 2012 की बात जब हम करते हैं, जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसके बाद ये देखा गया कि जो भी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो पर एनम 3% डिक्लाइन होता चला जा रहा है, विच वॉज लोअर देन दी अर्लियर ईयर. वो क्या है, वो अर्लियर ईयर से अब जैसे क्या है, अभी 12% है. ठीक. नेक्स्ट ईयर पर एनम में, नेक्स्ट में क्या हो गया, 9 ईयर हो, तो वो क्या है, हर एक ईयर से वो डिक्लाइन करता चला जा रहा है. तो डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट सिंस 1991, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कि 1991 के बाद क्या था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था वो क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था. इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी. लैक ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मीन्स उनके पास एम्प्लॉयमेंट, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके कहाँ जाएंगे. अब एग्रीकल्चर में जो मे बी वर्क कर रहा हो तो उनके पास एजुकेशन ना हो तो वो तो फिर और किसी एरिया में नहीं जा सकते. तो उनके पास भी क्या था, वो सर्विस सेक्टर में तो नहीं जा सकते, तो उनके पास क्या था, कोई भी उसका ऑल्टरनेटिव भी शो नहीं हो रहा था कि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर सके. इट फर्दर इम्पीड द रूरल डेवलपमेंट, ये रूरल डेवलपमेंट को क्या कर दिया था, एकदम डिस्ट्रेस और एकदम स्टॉप कर दिया था, ऑब्स्टिकल हो गया था कि रूरल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था. The impact of these phenomenon can be seen from the growing distress witnessed among the farmers across different parts of India. ये जो चेंजेस अकर हो रहे थे ये हम कैसे देख सकते हैं कि जो डिफरेंट फार्मर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गया था. मीन्स दे ऑल आर सफ़र फ्रॉम टू मच एनजाइटी, उन्हें डिप्रेशन एनजाइटी होने लगा, बिकॉज उनकी जो भी क्या थी, अगर उनको इनकम नहीं होगी तो उनका बेसिक नेसेसिटीज़ कैसे फुलफ़िल करेंगे. तो इन सब की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होते चले जा रहे थे. ड्यूरिंग 2007 to 2012, agriculture output has grown at 3.2%. Against this background, some of the crucial aspects of the rural India like credit and marketing system, agriculture diversification, role of the organic farming in the promoting sustainable development are the discussed further. Okay, 2007 to 12 में क्या था, एग्रीकल्चर के जो आउटपुट थे, जो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्शन था, वो हैज़ ग्रोन, वो 3.2% ग्रो किया. अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड के अगेंस्ट जब देखते हैं सम ऑफ द क्रूशियल आस्पेक्ट ऑफ द
रूरल इंडिया के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स लाइक क्रेडिट एंड मार्केटिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन मीन्स अभी क्या है, लोग एग्रीकल्चर से डाइवर्स होकर नॉन फार्म एरिया में जा रहे हैं, मीन्स एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज हो गया, पीपल आर शिफ्टिंग इन दैट एरियाज एंड रोल ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है मीन्स कि फार्मिंग तो होगी बट बहुत पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनका यूज़ न करके क्या करेंगे, ऑर्गेनिक डिफरेंट प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और प्रोडक्टिविटी करेंगे। इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर दी डिस्कस फर्दर, वी विल डिस्कस all this topic further. Okay, now the next one is what are the credit and marketing in the rural areas, okay, which is related to the rural credit means जो रूरल में पीपल रह रहे हैं उन्हें कहाँ से क्रेडिट मिल रहा है, मीन्स उन्हें फंड कहाँ से मिल रहा है। ओके, सो ग्रोथ ऑफ द रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द इन्फ्यूजन ऑफ द कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम to achieve higher productivity in agriculture and non-agriculture सेक्टर। ओके, जो ग्रोथ है रूरल इकॉनमी का वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, इन्फ्यूजन मीन्स एड, टू सम अप, टू ऐड समथिंग, टू ऐड ऑफ द कैपिटल मीन्स कैपिटल को ऐड करने का, फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या है, कैपिटल को ऐड करने का, टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, विदाउट कैपिटल यू नो वेरी वेल कि अगर आपके पास फंड मनी नहीं है तो आप कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको फंड की ज़रूरत होगी। और फंड में भी क्या कि वो इन्फ्यूज़ होता रहे, ऐड होता रहे। सो टू अचीव इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल की वजह से क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी डन at the time of gestation between crop sowing and realization of the income after production is quite long. Farmers borrow various sources to meet their initial investment on seeds, fertilizer, implements, and other family expenses on the marriage, death, religious ceremonies, etc. Okay, at the time of gestation, gestation means कि जो पीरियड क्या है डेवलपमेंट का है और मैचुरेशन का, मीन्स मैच्योर हो रही है बिटवीन द क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। मीन्स अगर क्या है, कोई फार्मर क्या कर दिया, क्रॉप को सो कर दिया और उससे जब उसको इनकम मिलेगी तो इस पीरियड में क्या होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम गैप होता है ना। तो उस गैप की क्या बात कर रहा है कि आफ्टर प्रोडक्शन जो भी अगर इनकम होगी आफ्टर प्रोडक्शन इज़ क्वाइट लॉन्ग। कि उसने क्या किया, कुछ अपने फार्मर ने कुछ क्रॉप को सो किया, ठीक है, अगर वो वीट लगाता है और वीट के प्रोडक्शन से लेके उसकी जो इनकम उससे जनरेट होगी, इसमें क्या है, ये जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, सो इट इज़ क्वाइट लॉन्ग। फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब उनको अपनी क्या है, रोज़ की जो लाइफ है उसको अपने को क्या करना है, करना ही करना है, किसी तरह चलाना है। तो इन डैट केस क्या करेंगे, फार्मर्स को अपनी उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करना है तो फार्मर क्या करते हैं, बोरो करते हैं मनी को फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू मीट देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स। कि वो अपने जो भी एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है, उन्होंने जो सीड्स परचेज़ किया है एज वेल एज फर्टिलाइजर्स जो किया है, इम्प्लीमेंट्स एंड अदर फैमिली एक्सपेंसेस। अब ऐसा तो नहीं है कि वो एक बार क्रॉप को सो कर दिया और वो बाद बीच में बोल देगा कि मैं पेमेंट कर दूंगा, नहीं, उसके लिए भी उसको मनी की नीड होगी। इन डैट केस वो क्या करता है, कहीं और से बोरो करता है, वो बोरो करके उनको क्या करता है, मनी प्रोवाइड करता है। और समटाइम्स उसके कुछ फैमिली एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैरिज, उसके घर में मैरिज है या किसी की डेथ हो गई, एज वेल एज कोई रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं कि उसके घर कोई भी फेस्टिवल्स हो गया या समथिंग एल्स। सो इन दैट केस any farmer need also some different kind of funds so that they can use it and increase and fulfill the basic necessities of life. So rural credit refers to the credit for the farmers in the rural areas. Credit contributes to the growth in the rural areas
Government should ensure an effective rural credit delivery system so that timely access to the credit is made possible in order to enhance agricultural productivity. Okay, rural credit refers to the credit to the farmers in the rural areas. रूरल क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि रूरल एरिया में जो भी फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट की फैसिलिटीज़ हो जाए, मनी की फंड की फैसिलिटी हो जाए. क्रेडिट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ इन द रूरल एरिया. जो क्रेडिट है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? ग्रोथ इन द रूरल एरियाज. अगर उनके पास फंड नहीं होंगे तो वो ग्रोथ कैसे कर पाएंगे? तो इन दैट केस जो क्रेडिट है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? रूरल एरियाज में ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रहा है. गवर्नमेंट शुड एंश्योर एन इफेक्टिव रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम सो दैट टाइमली एक्सेस टू दी क्रेडिट इज़ मेड पॉसिबल. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक रूरल क्रेडिट की डिलीवरी सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहिए. इफ़ेक्टिव रूरल क्रेडिट सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहिए सो दैट टाइमली क्या है? क्रेडिट का एक्सेस हो जाए. मीन्स अगर जो नीडी है उसको वो क्रेडिट मिल जाए. इज़ मेड पॉसिबल इन ऑर्डर टू इन्हांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, इन दैट केस एक सिस्टम होना चाहिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ का जिसके थ्रू कोई भी फार्मर्स ले सकता है और वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ कर सकता है. नेक्स्ट इज़ classification of rural credit needs. Okay, so we will classify the rural credit. Rural credit simply means a credit, a money for the farmers. कोई भी मनी होगा बेसिकली इन दी रूरल एरिया जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं? उसको इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं. ओके, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू द टू. That is credit need is divided into two. It is according to time के अकॉर्डिंग उनको कितना क्रेडिट प्रोवाइड होगा. और नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू पर्पस कि उनका पर्पस क्या है प्रोड्यूस करने का और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का. ओके, सो क्रेडिट नीड इज बेसिकली आर डिवाइडेड इनटू टू अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग कि वो शॉर्ट टर्म के लिए है, मीडियम टर्म के लिए है और फॉर लॉन्ग टर्म, और अकॉर्डिंग टू पर्पसेस किस पर्पस के लिए वो ले रहे हैं, कहाँ पे उस मनी को वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अकॉर्डिंग टू द टाइम. अकॉर्डिंग टू द टाइम, according to time, credit needs of the farmers can be discussed as short-term credit, medium-term credit and long-term credit. Okay, so short-term credit, it is the credit which is required for the short-term needs. The period of this loan ranges between the 6 months to 15 months. It is required to buy seeds, tool, manure, fertilizer, etc. Okay, basically ये क्या होता है? इट इज़ ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स. जो उसकी शॉर्ट पीरियड के लिए जो नीड है कि आज उसको सीड्स लेना है, फर्टिलाइज़र लेना है, तो बेसिकली उसके लिए होता है. और इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है? फ्रॉम 6 months to 15 months. ओके, इस पीरियड के लिए होता है. और बेसिकली उस फंड से, उस क्रेडिट से वो कहाँ पे इन्वेस्ट करता है? सीड्स को परचेज़ करता है, टूल्स को परचेज़ करता है, डिफरेंट मैन्यूर्स को परचेज़ करता है, फर्टिलाइजर्स को परचेज़ करता है. ओके, नेक्स्ट वन इज मीडियम टर्म क्रेडिट. इट इज़ क्रेडिट रिक्वायर्ड टू मीट मीडियम टर्म नीड्स. जो उसकी जो पीरियड ऑफ टाइम क्या है वो शॉर्ट से ज़्यादा है और वो लॉन्गर पीरियड, शॉर्ट टर्म के कंपैरेटिवली वो लॉन्गर पीरियड के लिए उसको यूज़ करता है. सो द पीरियड ऑफ दिस लोन रेंजेस बिटवीन द 15 months to 5 years. ओके, जो इसका पीरियड है वो क्या है? 15 months से 5 years तक है. इट इज़ रिक्वायर्ड टू बाय मशीनरी, इक्विपमेंट, डिगिंग वेल्स, कंस्ट्रक्टिंग कैटल शेड्स. ओके, इट इज़ बेसिकली फॉर मशीनरी को बाय करते हैं, इक्विपमेंट परचेस करते हैं, डिगिंग वेल्स को बनाते हैं. डिग करना मीन्स उसको खोदना, वेल्स को बनाना, एज वेल एज कंस्ट्रक्टिंग दी कैटल शेड्स. जो कैटल्स होते हैं, जो आपके पेट होते हैं ना, सारे
पेट हो गए आपके, गोट हो गए, एज वेल एज जो काऊ हो गए, उनके जो शेड्स को बनाना, जहाँ पे वो रिसाइड करेंगे, जहाँ पे वो रहेंगे, उनके लिए क्या करना, इन सारे पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी क्या होता है, फार्मर्स को फंड लेते हैं. ओके, द टाइम पीरियड ऑफ दिस इज 15 months to 5 years. Okay, next one is long term credit. It is the credit which is required to meet the long term needs. जो भी long term के लिए needs हैं उसके लिए लिया जाता है. This period of this loan ranges from 15 to 20 years. Okay, 15 to 20 years के लिए ये होता है. It is required to buy assets like tractors, land, heavy machines and equipment. Okay, so इन सारे का हम लोग क्या है, इन सारे का यूज़ हम लोग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे ना. ऐसा तो है नहीं आज ट्रैक्टर लिया फिर अगली साल फिर ट्रैक्टर ले रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं ना. तो इट इज़ ऑल आर दी लॉन्ग टर्म नीड्स. तो दिस काइंड ऑफ नीड्स इज़ बेसिकली फॉर दी बाय द असेट्स लाइक ट्रैक्टर्स, हैवी मशीन्स कोई लेना है, इक्विपमेंट लेना है, या उसको लैंड परचेज करना है. फॉर दैट पर्पस he or she will take the long term credit. It is the according to time in which we have divided into the three: short term credit, medium term credit and the long term credit. In the short term credit, it is basically for the purchase the day to day expenses, day to day need, for example seeds, tools, fertilizers, etc. The time period is 6 months to 15 months. Next one is medium term credit. It is for the time period is 15 months to 5 year, in which any farmer invest or required to buy the machineries, equipment, construction of the cattle sheds, etc. In the long term needs, it is for the period of 5 years to 20 years. It is required to buy assets like the land, heavy machines, equipment, etc. Okay, now the next one is the credit is needed according to purpose. What are the different purpose? Why any farmer is needed the different kind of credit? So it is divided into the two, that is productive purpose और unproductive purpose. कि वो क्रेडिट ले रहा है वो किस लिए है, किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है या अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए है. Okay, so credit need of the farmers on the basis of purpose can be discussed as productive purpose and unproductive purpose. It is the credit which is required to meet productive purpose. In other words, this credit is required to enhance the agricultural production. It is required to buy seeds, machine, fertilizer, constructing cattle sheds, digging wells, undertaking परमानेंट लैंड इम्प्रूवमेंट एक्सेट्रा. ओके, बेसिकली ये क्या है, ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए होता है कि उसे अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है. तो इसलिए कोई भी फार्मर क्या करता है, कोई भी टिलर क्या करता है, क्रेडिट को लेता है. इन अदर वर्ड, दिस क्रेडिट इज़ रिक्वायर्ड टू इन्हांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. अपनी प्रोडक्टिविटी को अगर इन्हांस करना है, इन दैट केस क्रेडिट लिया जाता है. इट इज़ रिक्वायर्ड टू बाय सीड्स को बाय करना है, या मशीन्स को लेना है, उसको कैटल शेड्स को बनाना है, डिफरेंट लैंड को इम्प्रूव करना है, कि उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करना है, लैंड परचेज करना है. तो फॉर दैट पर्पस द फार्मर इन्वेस्ट और नीड द रूरल क्रेडिट. इट इज़ ऑल फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस. नेक्स्ट वन इज़ अनप्रोडक्टिव पर्पस. ठीक, कि अब जो पर्पस है, इट इज़ क्रेडिट रिक्वायर्ड टू मीन अनप्रोडक्टिव पर्पस. ओके, so in other words, this credit is required to meet social obligation which do not enhance the agricultural productivity. Okay, इसमें क्या है कि वो किस लिए लोन ले रहा है और क्रेडिट ले रहा है, फॉर द सोशल ऑब्लिगेशन, मीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसकी कुछ सोशल नीड्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होंगी, तो उस पर्पस के लिए भी क्या है, फार्मर्स क्रेडिट को लेते हैं. इट इज़ रिक्वायर्ड टू meet expenditures on the personal front such as religious ceremonies, marriages, to pay back old debts. Okay, ये बेसिकली क्या होता है कि जो भी उसके एक्सपेंडिचर हैं,
उसको मीट करने के लिए इसमें क्या है, कोई इसके यहाँ रिलीजियस सेरेमनी है या कोई फेस्टिवल आ गया है, कोई रिलीजियस सेरेमनी उसको करना है, एज वेल एज मैरिज करना है अपने घर में किसी डॉटर और सन वॉट एवर, एज वेल एज कोई ओल्ड डेट उसने ले रखा है, कोई उसका पुराना ओल्ड डेट था उसको भी पे बैक करने के लिए वो लोन ले सकता है. ओके. so the need of the rural credit is divided into the two, that is according to time and according to purpose. In according to time, what we discuss, it is for the short period, it is for the medium term, and the next one is long term needs. According to purpose, it is divided into two, productive purpose and the unproductive purpose. Okay. Now the next one is, yes, now the next one is sources of rural credit. अभी तक हमने ये देखा कि क्या होता है रूरल क्रेडिट. वी हैव स्टडी अंडरस्टैंड कि रूरल क्रेडिट होता क्या है. अभी ये देखा कि उसकी नीड क्यों है. हम ये जान गए कि ये होता है कि फार्मर्स को क्या है, क्रेडिट की नीड होती है कि वो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकता है. ये उसकी नीड हो गई. ठीक, तो नीड को हमने दो में डिवाइड किया था कि उसको नीड टाइम के अकॉर्डिंग होगी कि किस टाइम पर्पस के लिए उसको लेना है, और बेसिकली उसको पर्पस भी हो सकता है कि कहाँ पे लेना है, कि उसको अपने सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करना है, सोशल नीड को फुलफ़िल करना है, और उसको अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द रूरल क्रेडिट. कि रूरल क्रेडिट का सोर्स कहाँ क्या है, मतलब उसे पैसा तो उसे चाहिए बट उसे मिलेगा कहाँ. So at the time of independence, money lender and traders exploited small and marginal farmers and farmers and landless laborers by lending money to them on high interest rate, by manipulating the accounts to keep them a debt trap. A major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the need of the rural credit. Okay. When we talk about the independence, we have already studied in the chapter 1 कि जो भी मनी लेंडर्स थे और ट्रेडर्स थे, जो वो क्या करते थे, वो फार्मर्स को मनी तो प्रोवाइड करते थे बट जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे. ठीक है. सो इससे क्या था कि बेसिकली फ्रॉम दी ट्रेडर्स क्या करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे स्मॉल फार्मर्स को, लैंडलेस लेबरर्स को, बाय लेंडिंग मनी टू देम, उन्हें मनी लेंड करते थे ऑन दी हायर इंटरेस्ट रेट. रेट क्या होता था, बहुत ज़्यादा हायर था. अगर वो मनी ले रहे हैं तो उनको पेड क्या करना, 20-30% उनको एक्स्ट्रा अमाउंट को पेड करना पड़ता था. एंड बाय मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स टू कीप देम इन अ डेट ट्रैप, उनके जो भी अकाउंट होते थे उसको मैनिपुलेट भी कर देते थे. फॉर एग्जांपल, आप मेरे से आ रहे हो पैसा लेने और मेरे पास ही आपका अकाउंट बना रखा है. ठीक है, कि इस डेट को इसने इतना अमाउंट लिया, इस डेट को इसने इतना अमाउंट लिया. तो अभी क्या है, वो 1000 ले रखा है और उसको वो क्या शो कर देगा कि उसने 1500 लिया है. तो ऐसे तो वो तो फिर बाद में क्वेश्चन भी नहीं कर सकता, क्योंकि फिर एट द एंड उसको फिर उसी से ही नीड होनी है. तो वो उसके अकाउंट को भी अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर देते थे, चेंज कर देते थे, और टू केप देम इन अ डेट ट्रैप, कि वो उसी डेट के ट्रैप में ही हमेशा फंसे रहें. कि ऐसा नहीं कि वो उससे बाहर निकल जाए और वो उससे मनी लेना बंद कर दे, नहीं, उसमें उसी डेट ट्रैप में उन्हें रखने के लिए वो उनके अकाउंट को भी क्या कर देते थे, मैनिपुलेट कर देते थे. अ मेजर चेंज अकर्ड आफ्टर 1969. ओके. सो इन 1969 व्हाट विल हैपन दैट 1969 में 14 जो बैंक्स थे, बैंक, वो क्या हुए थे, नेशनलाइज्ड हुए थे. अभी आपका ड्यूटी है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो 14 जो बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे वो कौन कौन से थे. ओके. सो इसमें क्या था, गवर्नमेंट ने क्या किया था,
और किस कमेटी में हुआ था। जो 2 जुलाई की क्लास में आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू यू ऑल कि जो भी 14 बैंक्स हुए थे नेशनलाइज्ड, वो किस कमेटी के अंडर हुए थे। ठीक है, देखिए हर एक कोई भी लॉन्च होता है या इंट्रोड्यूस होता है तो कोई ना कोई कमेटी होती है, कुछ उसमें मेंबर्स होते हैं जो डिज़ाइन करते हैं उसको, जो बताते हैं कि इसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, ये कैसे इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट होंगे। सो इन दैट केस इट विल ऑल्सो, सो 1969 में क्या हुआ था कि सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच के थ्रू क्या हुआ था, 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे। ओके, और इन 1969 में कितने हुए थे, 14 बैंक्स। इन 1980 में क्या हुए थे, 6 बैंक्स। तो टोटल बैंक्स कितने हो गए थे, 20। ओके, सो the major change occurred after the 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach. Okay, India ने क्या adopt किया था, social banking means जो banks थे वो socially work कर रहे थे to adequately meet the needs of the rural credit, जो भी rural credit है उसकी needs को fulfill कर सके। Later the National Bank for Agriculture and Rural Development, it is called the NABARD, was set up in the 1982 as an apex body to coordinate the activities of the all institution involved in the रूरल फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, सो जो नबार्ड है ये क्या है, इट वाज सेटअप इन 1982 में सेटअप हुआ था। ये क्या है, ये एपेक्स बैंक है, जैसे हम लोग नॉर्मल बैंक्स का कहते हैं ना कि आरबीआई क्या है, वो एपेक्स बैंक है टू ऑल दी बैंक। सो नबार्ड क्या है, ये एपेक्स बैंक है फॉर दी रूरल एरियाज, रूरल पीपल के लिए और रूरल क्रेडिट के लिए एपेक्स बैंक है टू कोऑर्डिनेट दी एक्टिविटीज़ ऑल दी ऑल इंस्टीट्यूशन। ये क्यों सेटअप किया गया था कि जो भी ऑल इंस्टीट्यूशंस हैं विच इज़ इन्वॉल्व इन रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके साथ ये कोऑर्डिनेट कर सके। द ग्रीन रिवॉल्यूशन was a harbinger of major changes in the credit system. Okay, ये क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, एक ये सिग्नल था कि हमारे मेजर चेंजेस अकर्ड हुए हैं एंड इट as it lead to diversification of portfolio of the rural credit towards production oriented lending। मीन्स कि ये क्या था, ये पूरा डाइवर्सिफिकेशन शो किया कि अब रूरल क्रेडिट का पोर्टफोलियो जो ओवरऑल था उसको चेंज करके प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेंडिंग को कर दिया था। मतलब अभी क्या था, जो मनी प्रोवाइड किया जा रहा था फार्मर्स को वो क्या था, प्रोडक्शन ओरिएंटेड था। मीन्स वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ही था कि कोई क्रेडिट क्यों लेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो घर में रखने के लिए लेगा। इन दैट केस वो क्या था, जो मनी प्रोवाइड हो रहा था, रूरल क्रेडिट प्रोवाइड हो रहा था, इट वॉज जस्ट for the production orient so that the farmers can increase their productivity of the agriculture.